नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस भी आप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और यह सभी प्रश्न IBPS के एग्ज़ाम्स के लिए जो आगामी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं, और विशेष रूप से SBI PO में जो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, यदि आप में से जिन अभ्यर्थियों ने भी SBI के फॉर्म को भर दिया है PO के, या आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, यदि आप एलिजिबल हैं तो भरने के लिए फॉर्म, तो उसका जो मेंस का सिलेबस है उसमें एक सेक्शन फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का भी है। तो उसकी दृष्टि से ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। और इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस भी दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से लाभ होगा। और बैंक में जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि करंट अफेयर से भी संबंधित होते हैं, उसके लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, जिसमें कि करंट अफेयर्स के वीडियो हैं और नए अपडेट उसमें होते रहते हैं। वीडियो नया, जैसे कोई नया वीडियो यदि बनाते हैं तो उसी प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर देते हैं, तो आप वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जनरल स्टडीज़ के प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि बैंक के लिए अलग से जनरल अवेयरनेस के आपको वीडियो में दे सकूँ, क्योंकि बैंक का जो सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है आने का, वो अलग होता है। और जो RO ARO, लोअर PCS या स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न अलग होता है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा है आज के इस वीडियो का, विच टर्म इज नॉट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में किस टर्म को यूज नहीं किया जाता है इनमें से? तो ऑप्शन ए है पल्स रेट, ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है फिस्कल पॉलिसी, ऑप्शन डी है डिफ्लेशन, एंड ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए, आप जानते हैं इन्फ्लेशन तो आपने सुना ही होगा सभी ने। हाँ, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर का ही ये टर्म है एक। ठीक है, इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है इन्फ्लेशन भी और डिफ्लेशन भी। फिस्कल पॉलिसी भी आप जानते हैं, यह भी जो है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर होगा, पल्स रेट। पल्स रेट जो है, हम जानते हैं पल्स रेट किसको कहते हैं। ये किस क्षेत्र में प्रयोग होता है? मेडिकल, अर्थात चिकित्सीय क्षेत्र का जो है ये शब्द है पल्स रेट। ठीक है, ये जो टर्म है पल्स रेट, वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अ नॉन परफॉर्मिंग असेट इज नोन एज। नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए है कैश बैलेंस विद बैंक्स, बैंक के पास जो कैश बैलेंस है वो, या ऑप्शन बी है बैलेंस विद RBI, अर्थात बैंक का जो बैलेंस होता है RBI के पास, वो जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट होता है। NPA, जिसको हम शॉर्टकट में आप सभी ने सुना होगा NPA। ठीक है, उसी के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो किसी बैंक का जो बैलेंस है RBI के पास, वो होता है NPA किसी भी बैंक का, या किसी बैंक का असेट विच सीजेस टू जनरेट इनकम, अर्थात जिससे इनकम होना बंद हो जाती है, जो कि इनकम देना बंद कर दे, ऐसा असेट। ठीक है, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है। और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा सी, अर्थात एन असेट विच सीजेस टू जनरेट इनकम, जो इनकम जनरेट करना, इनकम को मतलब इनकम करना जो है, जो बंद कर दे, ऐसा असेट क्या होता है? NPA, अर्थात वो असेट जो है कोई इनकम जनरेट नहीं करता, फिर इसलिए वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3, CRR refers to
अर्थात CRR, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि CRR की फुल फॉर्म क्या है। तो CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये आपको इन सभी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। CRR किसे कहते हैं, रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं बैंक एग्जाम्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मनी लेंट फॉर अ पीरियड लेस देन 14 days इन टर्म्स ऑफ मनी मार्केट इज नोन एज। अर्थात जो आपने शेयर मार्केट के बारे में आप जानते हैं, तो इसी तरह मनी मार्केट होता है। तो मनी मार्केट में यदि कोई धन जो है, कोई मनी जो है वो उधार दी जाती है 14 दिन से कम समय के लिए, यानी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यदि जो है पैसे को उधार दिया जाता है, तो वह मनी जो है कहलाती है कॉल मनी। ठीक है, दो तरह की मनी होती है, एक कॉल मनी, एक नोटिस मनी। अगर वह 14 दिन से अधिक समय के लिए दी गई है तो वो फिर नोटिस मनी होगी, और यदि 14 दिन से कम समय, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, एक दिन या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए जनरली, तो फिर वो कॉल मनी कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सभी टर्म जो है स्टॉक मार्केट से संबंधित हैं। तो इनकी आप डेफिनेशन भी पढ़िएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। LIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में, 1 सितंबर 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद। किससे संबंधित है पार्टिसिपेटरी नोट्स? इनको हम शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम P नोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? P नोट। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं इनको FII। आपने न्यूज़पेपर यदि आप पढ़ते ही होंगे, उसमें देखते हैं FII जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, विदेशी संस्थागत निवेशक या संस्थागत विदेशी निवेशक हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो यह उससे संबंधित है FII। तो P नोट की यदि डेफिनेशन के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, P नोट या पार्टिसिपेटरी नोट्स। तो P नोट क्या होता है? P नोट जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इशू किया जाता है, जो FII होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, भारत में सेबी के अंतर्गत जो रजिस्टर्ड FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो जो है इसको इशू करते हैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स के लिए, जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो कि भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स, अर्थात ऐसे इन्वेस्टर्स जो बिना सेबी में रजिस्टर्ड किए हुए इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत में, उनके लिए जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेटरी नोट्स को इशू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेट ऑफ अ बैंक। इसमें से ऐसी कौन सा जो टर्म है वो बैंक का असेट नहीं है? नॉट एन असेट ऑफ अ बैंक, बताइए। तो इसमें ऑप्शन है शॉर्ट टर्म लोन्स, ऑप्शन बी करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन डी क्रेडिट बैलेंसेस विद द रिजर्व बैंक। ठीक है, और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स होगा, ठीक है, वो बैंक का असेट नहीं होगा। शॉर्ट टर्म लोन जो होंगे वो बैंक के असेट के अंतर्गत आएंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते ही हैं बैंक के असेट में, और क्रेडिट बैलेंस जो RBI के साथ होता है वो भी बैंक का असेट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मार्केटिंग एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट्स बाय मैक्सिमाइजिंग। ऑप्शन ए सेल्स वॉल्यूम, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग प्राइस, ऑप्शन सी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इस प्रश्न में पूछा गया कि मार्केटिंग का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट्स अर्न करना,
बाई मैक्सिमाइजिंग किसको बढ़ाकर, अर्थात मार्केटिंग का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि किस चीज को मैक्सिमाइज करके बढ़ाकर जो है प्रॉफिट अर्न करना जो है वो मार्केटिंग का उद्देश्य है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में देखकर ऐसा लगेगा कि ये तीनों ही आंसर जो है ए बी सी जो ऑप्शन है तीनों, ये तीनों ही सही है। सेल्स वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे तो भी हमारा प्रॉफिट मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अगर सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा होगा तभी बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो सेल्स क्या होती है, वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, और ऑप्शन सी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डी इसमें कई बार जो है अभ्यर्थी आंसर लगा देते हैं ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जबकि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अर्थात ग्राहक को जो है कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस के द्वारा ग्राहक को संतुष्ट करे। यदि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अर्थात ग्राहक जो है कस्टमर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, उसको सही सर्विस मिलनी चाहिए, सही प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बैंक रेट इज डिफाइंड एज, बैंक रेट की डेफिनेशन क्या होती है? तो बैंक रेट क्या होता है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक चार्जेस ऑन इट्स लोन्स एंड एडवांसेस टू द कमर्शियल बैंक्स। साधारण भाषा में हम कहें तो बैंक रेट इज द रेट जो कि आरबीआई चार्ज करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक जो शब्द यहाँ पे यूज हुआ है टर्म आंसर में आप देख रहे हैं सेंट्रल बैंक, वो भारत के संदर्भ में देखें हम तो आरबीआई। भारत में सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो रेट जो चार्ज करता है कमर्शियल बैंक को, जो फंड्स देता है, उधार देता है कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो जो उधार लेते हैं वो उसके बदले जो रेट चार्ज करता है आरबीआई, ठीक है, वही बैंक रेट होता है। और एक बात यहाँ पर और भी आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण है, प्रश्न में पूछा भी जा सकता है प्रश्न पत्र में, कि यदि बैंक रेट को इंक्रीज कर देंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रभाव उसमें ऑप्शन हो सकता है ये दिया हो कि हाई लैंडिंग रेट, अर्थात जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपना लैंडिंग रेट जो है यानी कि उधार देने की जो दर है वो उसको बढ़ा देंगे, तो लोन जो है वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, तो बैंक रेट की सिंपल परिभाषा, सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि रेट चार्ज्ड बाय आरबीआई फॉर लैंडिंग फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो हाई बैंक रेट मींस हाई लैंडिंग रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कॉरपोरेशन टैक्स इज लेवीड ऑन, कॉरपोरेशन टैक्स किस पर जो है लगाया जाता है? तो कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाता है नेट इनकम ऑफ अ कंपनी। लेवीड ऑन या यहाँ पर इम्पोज्ड ऑन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो एक कंपनी पर लगाया जाता है, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक सेक्टर की कंपनी भी हो सकती है, और कंपनीज एक्ट के अंदर भारत में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उस पर जो है कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाता है। और किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न पूरे हुए आज के इस वीडियो के। ये हमारा जो ये सीरीज आज शुरू हुई है इसका पार्ट 1 है, आज भाग 1 है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, और जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और डेटा इंटरप्रिटेशन और प्रीवियस ईयर में जो बैंक के पेपर्स हुए उनमें आए हुए जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हैं जो, उनके भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आगे मैं और वीडियो भी इस पर आपको दूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, एसबीआई के लिए भी और आईबीपीएस क्लर्क के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।